हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज इस सेशन में मैं आपको सेट से रिलेटेड सारे सवाल कराऊंगा, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी की वीडियोज मैंने डाली हुई हैं वो आप सभी लोगों ने देखी भी होंगी, तो कुछ चीज़ें बेसिक्स से आपको पता होंगी। ठीक है, बाकी अभी रिसेंट एग्जाम्स में हमने ये भी देखा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आए जिसमें कुछ इस तरीके से पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बता दो, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड थे या कुछ और। इन सभी क्वेश्चंस को भी जो हमने अब तक पढ़ा है उससे हम वेन डायग्राम बना के बड़े आसानी से कर सकते हैं। बट कुछ रिजल्ट्स अगर हमें पहले से पता हो तो एग्जाम में हो सकता है हम थोड़ा टाइम बचा पाएं और बहुत मुश्किल क्वेश्चन बने तो भी हम कर पाएं। अगर वो रिजल्ट्स हमें याद होंगे तो वो सारे के सारे रिजल्ट्स, इस पे कंसेप्ट किस तरीके से चलता है और एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या होगी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल आराम से मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में भी आएगी और बहुत सारी चीजें जो अब तक शायद आप रटते हुए आ रहे हो उनका आपको प्रूफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो ऐसा ना हो कि आपको याद करने के लिए चीजें कही जाए, मैं खुद ही आपको सारी चीजें कैसे बनी अगर वो समझ आ जाता है तो वैसे याद करना आसान हो जाता है, और उसके बाद याद करने की क्या ट्रिक होनी चाहिए वो भी मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जिन लोगों ने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी हुई, क्योंकि जनरली 10th के बाद के टॉपिक्स हैं जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं, तो जिन्होंने 11th-12th में नहीं पढ़ी उन्हें भी सब समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों ने पढ़ रखे तो उन्होंने तो बहुत ही कम टाइम में सारी चीजें वो ग्रैस्प कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट हैं, आपने ये देखी होंगी, इनसे आप अपनी तैयारी कर ही सकते हैं। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स की ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, पूरे सब्जेक्ट भी हमने पढ़ा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। और एसएससी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी सब्जेक्ट भी हमने ऐड कर दिया, स्टेनो की क्लासेस भी ऐड कर दी, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एक बार आप पे करोगे आपको फिर दोबारा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेम चीजों के लिए जब तक आपकी वैलिडिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद करने होंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक स्लाइड में सारा दिखा रहा हूं कि ये कुछ चीजें हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी आप सिर्फ देखिए इन्हें, ठीक है। अभी हम एक एक करके सारे रिजल्ट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, इनके डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद लास्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें मेनली पढ़नी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ क्लास में सीखने वाला होगा। आपको पता है जनरली हम जब वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो हमें पता है अगर कोई एक ए है, ए को मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, बी है, बी को मैंने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और टोटल सारी चीजों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, क्या ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, ए यूनियन बी, जिसमें ए के सारे कंपोनेंट आ जाए और बी के भी सारे कंपोनेंट आ जाए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन भी, इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं सिंबल को, इसे हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, जो कि आपको यहां पे ब्लू से दिख रहा है। हम सभी लोगों को ये चीज पता है, बस मैं एक रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे मान लो तीन चीजें हो गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो उसके अंदर अगर ए इंटरसेक्शन सी पूछे तो आप कहेंगे सर ये ए है, ये सी है, तो ए और सी का कॉमन हिस्सा क्या आ गया, ये आ गया, तो ये इंटरसेक्शन सी कहलाता है। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले तो आप ये निकाल लोगे, है ना, और बी यूनियन सी पूछ ले तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा पोर्शन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ये सी को। अगर यूनियन पूछा है तो इन सब में जो भी चीजें आ रही हैं वो सारा का सारा बी यूनियन सी के अंदर आएगा, तो ये बी यूनियन सी होता है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ऐसे ही अगर कहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये कैसे आप निकालेंगे, आप कहेंगे सर पहले बी यूनियन सी में रेड पेन से बना देता हूं, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या हो गया, सी हो गया। बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा पोर्शन जो इसके बीच में आ रहा है, तो ये सारा का सारा क्या आ गया, बी यूनियन सी में। अब इसमें अगर मैं ए इंटरसेक्शन को भी ले लूं तो ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन पोर्शन मुझे निकालने को रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो ये वाला पोर्शन होगा, तो यही हाईलाइट हो रखा है इसके अंदर। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब मैं छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा, उस पे बेस्ड हम फिर सवाल देखेंगे। पहले कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने एक डाइस को फेंका, डाइस में कितने इवेंट्स हो सकते हैं, 6 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें जितने भी पॉसिबल केसेस आ सकते हैं वो हम लिखते हैं। तो अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है,
और 6 क्या आ सकता है, तो इसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट। ठीक, अगर डाइस को थ्रो करने की बात की जा रही है। गेटिंग एन ओड नंबर, एक और नंबर आने का सेट क्या होगा? सेट का मतलब ये होगा कि क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। अगर ओड नंबर चाहिए हमें, तो उसे मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो आप कहेंगे सर अगर डाइस को थ्रो किया गया तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, यही होगा ना। फिर गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या आ सकते हैं 1 से 6 के बीच में? आप कहेंगे सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये एग्जांपल बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी को मैं फाउंडेशन मान के सारे रिजल्ट्स आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो आप अगर याद भी रख लेंगे इसे, तो आगे भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। ए यूनियन बी क्या होगा? आप कहेंगे सर ए और बी के कॉमन, ए और बी का यूनियन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ए था, ये अगर मैं मान लूं बी मान लूं, ठीक है, और ये पूरे के पूरे सेट को जो जो इवेंट्स आ सकते हैं उसे मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट, उसे मैंने इस बड़े डब्बे से डिनोट कर दिया। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो ए में क्या है मेरे पास? आप कहेंगे यूनियन को आप एक तरीके से एलसीएम की तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे इंटरसेक्शन होता है आपसे एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते थे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स की एक तरीके से बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को बताता है और यूनियन सारे एलिमेंट्स को, जिसमें रिपीटिशन अलाउड ना हो, जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं जनरली। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, एक तरीका है बस सोचने का। तो ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट क्या है मेरे पास? 1, 3 और 5। बी के एलिमेंट क्या है? एक तरीके से मैं प्लस का सिंबल बना रहा हूं बस समझाने के लिए, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो यह है 2, 3 और 5। इन सब, इसमें जितने जितने एलिमेंट्स है दोनों में मिला के टोटल अगर मैं देखूंगा तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। 1, 2, 3 एंड 5। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, एचसीएफ मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं, वरना ये आपको एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज कर दे। तो मैंने सारे के सारे ए और बी के लिख दिए। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स में दिखूंगा ए और बी में, तो मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और 5 कॉमन दिख रहा है ना। तो यहां पे आ जाएगा 3 और 5। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता है, बस मैं आपको एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूं कि ये इस तरीके से चलेगा। हमने जनरली वेन डायग्राम के फॉर्म में देखा था, मैं आपको एक बार सेट्स के फॉर्म में दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। इतना पोर्शन आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर मुझसे कहे यार इसका ना रिप्रेजेंटेशन दे दो आप वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो कैसे कैसे मैं एलिमेंट्स को पुट करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। जब भी जैसे ए और बी का दे रखा है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो ये कॉमन पार्ट है ना, इसे फिल करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? 3 है और 5 है। कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं है ना। अब मैं अगर ए सेट को देखता हूं, तो ए में क्या क्या है मेरे पास? 1, 3, 5, तो मैं 1 यहां पे लिख सकता हूं। और बी में क्या क्या है मेरे पास? 2, 3, 5, तो 2 मैं यहां पे लिख सकता हूं, जो ए में नहीं है। कुछ इस तरीके से चलेंगे। यूनिवर्सल सेट में सारी की सारी चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बचे हुए क्या कौन कौन से एलिमेंट है जो अभी तक मैंने यूज नहीं किए हैं? आप कहेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 और 6। ये 4 और 6 कहीं भी यहां पे बाहर आ सकते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ए सेट, बी सेट, मैंने सारी की सारी चीजें बना दी। आपसे वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई अच्छे तरीके से? अच्छा, एक रिलेशनशिप होती है, वो भी मैं आपको यहीं पे साथ के साथ करा देता हूं। हमने एक रिलेशनशिप भी पढ़ी होती है। क्या पढ़ा होता है? ए यूनियन बी, है ना। किसके बराबर होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही पढ़ा है हमने। आप चाहें तो वो यहां से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में मेरे कौन कौन से एलिमेंट है? आप कहेंगे सर 1, 3 और 5 है। ठीक है, बी में मेरे कौन कौन से एलिमेंट है? बी में है मेरे पास 2, 3 और 5। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास 3 और 5। आप देखेंगे 3 और 5 दो बार आ रहा है, एक बार यहां पे कट जाएगा और यहां पे क्या बचेगा मेरे पास? 1, 2, 3, 5, यही बचेगा। क्या ये ए इसका वैल्यू मैंने निकाला। और अगर मैं डायरेक्टली यहां से ए यूनियन बी देखता, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है?
ए यूनियन बी हमारा इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या इसके अंदर यही एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 और 5? ये तो मेरे पास सेम है यहाँ पे 1 2 3 एंड 5। तो क्या मैंने ये वाला रिजल्ट भी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया एक तरीके से जनरल साइंस में? तो ये चीज आपको समझनी है, या तो आपको सेट्स की फॉर्म में दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये चीज आगे जाके हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, वहां पे भी ये चीज काम करती है। ठीक है, चलूं क्या आगे? अब मैं ये सारी चीजें आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा, अभी मैं और भी इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर जो जो हमें सेट दे रखा है उस हिसाब से हम चीजों को निकाल सकते हैं। ये बस एक तरीका है चीजों को समझाने के लिए। ऐसे ही मान लो अभी जो जो चीजें मैंने आपको लिख के दिखाई थी वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे लिख दी, और जो वैल्यूज मैंने करी थी वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, जिससे कि हमारा बार बार टाइम वेस्ट ना हो जब हम सेम एग्जांपल को यूज करें। अब मेरे पास बारी आती है ए नोट। अब ए नोट क्या होता है? ए नोट रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, इस पूरे इसके अंदर। तो ए के अंदर क्या क्या नहीं है? आप कहेंगे सर 1 3 5 ए के अंदर है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो ए नोट किसे रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट करेगा 2 4 और 6 को। यही हो गया मेरा ए नोट। और इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो क्या मैं ए नोट को लिख सकता हूं u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में जो ए के एलिमेंट्स हैं अगर मैं उसे घटा दूं तो यही मिल रहा है मुझे। यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे हैं, ए के अंदर ये 3 है, ये 3 हटा दिए तो मेरे पास क्या बचा 2 4 6, ये क्या आ गया ए नोट। ऐसे ही बी नोट निकालना है तो मैं कह सकता हूं यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को घटा दिया जाए अगर, तो मेरे पास बी नोट क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1 4 और 6। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब इसी में और चीजें निकालते हैं। ए यूनियन बी नोट क्या होगा? ए यूनियन बी मैंने निकाला 1 2 3 5, क्या बचा 4 और 6। तो यूनियन माइनस, इसका मतलब क्या है? यूनियन माइनस ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन कह रहा हूं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 में से ये वाला पार्ट मैं घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? सिर्फ 4 और 6। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? और ऐसे ए इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3 और 5, तो बचे कितने? यू में से घटा दूंगा उस वाले पार्ट को तो मेरे पास बचेगा 1 2 4 6, यही वैल्यू जाएंगी। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है यार भैया ए नोट यूनियन बी बता दो। अब ए नोट यूनियन बी दोनों तरीके से दिखा सकता हूं मैं, आपको डायग्राम में भी दिखा सकता हूं, इसमें भी दिखा सकता हूं। सबसे पहले ए नोट निकाला मैंने। ए नोट में क्या है? 2 4 6। इसका यूनियन किसके साथ बताना है? बी के साथ। बी में क्या है मेरे पास? 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा? एक तो 2 आ गया, सब में दोनों में कॉमन है, 3 भी आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6। तो क्या हो जाएगा? ए नोट यूनियन बी। सारी चीजें मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? स्टार्टिंग की मुझे कुछ भी चीजें दे दी जाए तो ये सारी चीजें हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं बस आपको कन्वर्जन का तरीका बता रहा हूं। अब ए यूनियन बी नोट आएगा तो क्या आएगा? मेरे पास ए दे रखा है ये और बी नोट दे रखा है ये, इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो 1 आ गया, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा? 1 3 4 5 एंड 6। आई होप ये भी क्लियर है। ए नोट यूनियन बी नोट बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, इसके ट्रिक्स भी पे ही आएंगे हम। ए नोट ये है, बी नोट ये है, इन दोनों का यूनियन। तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। कहीं मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, क्योंकि बोर्ड पूरा एक बार की में दिख नहीं पाता तो इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इन दोनों में कॉमन चीजें, तो 4 और 6 दोनों में कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। क्या ये सारे की सारी इस चीज को एक बार देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से दिख रही हैं, समझ आ रही हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी नहीं आने वाली। अब मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे मुझे बताया यहाँ पे मैंने सारे सेट दिख रहे हैं, हमें यूनिवर्सल सेट को पकड़ के चलना है। हमने कहा ए नोट, जो ए ना हो वो क्या है? ए नोट है। ठीक है, इसे कई बार हम ए नोट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर बार। एक ही बात है, तो जो ए ना हो, ये मेरा ए है,
जो ये नहीं है यूनिवर्सल में से घटा दो, 1 3 5 नहीं आना चाहिए, बचेगा क्या 2 4 और 6, 2 4 6 यहां पे है। ऐसे ही आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये डायग्राम किसी ने बना के दे दिया, मान लो एग्जामिनर ने खाली ये डायग्राम बना के दे दिया आपको, तो आपसे इनमें से सारी की सारी चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वरना स्टार्टिंग की ये 3 4 चीजें दे दी आपको, तो आप उससे ये पूरा डायग्राम बना सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई आप सभी लोगों को? आपको यूनिवर्सल केस दे दिया, अगर ये 3 चीजें दे दी तो इससे आप बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं इस पूरे एग्जाम क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है। या फिर ये डायग्राम दे दिया तो भी आप सब कुछ निकाल सकते हैं। चलूं क्या आगे? अब मैंने आपने ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये भी कहां से आया? आप कहेंगे सर वो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट समझाया, इसका प्रूफ मैंने आपको अभी इस एग्जांपल से मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं आपको, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके ना आपको इन सारी टर्म्स की प्रोबेबिलिटी भी समझा देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यूनिवर्सल सेट में क्या आती है? ऑल, सारी की सारी पॉसिबल केसेस। तो जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो टोटल कितने केसेस बनते हैं? 6 केसेस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहां पे लेते हैं यूनिवर्सल सेट में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे मेरे पास, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? आप कहेंगे सर ये तो सेम ही है, 6/6, और ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? वो 1 कहलाती है। अब गेटिंग एन ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या ओड नंबर आएंगे? 1 3 5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 6 केसेस हैं और डिवाइडेड ये 3 है तो 1/2 मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। ये सेट है ए, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा ये कहलाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेट में और प्रोबेबिलिटी में दोनों अलग चीजें हैं, है सिमिलर कंसेप्ट। मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी मेरी यहां से निकलेगी। ऐसे गेटिंग अ प्राइम नंबर मैंने कहा कि 2 3 और 5 होगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी अगेन क्या होगी? 3/6, ये आ जाएगा 1/2। क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। ऐसे ही अगर मैं निकालूं अगर मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा? कितनी वैल्यू आएंगी? ए और बी में कॉमन 3 और 5 आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 2/6, डेट इज 1/3, है ना। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे ए यूनियन बी, तो ये आया था मेरे पास 2 3 5 एंड 1, तो ये आ जाएगा 4/6, डेट इज 2/3। और ऐसे ही मेरे पास इनकी निकाल ली। अब जैसे ये वाला है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास a प्लस बी यूनियन a माइनस बी, अभी मैंने देखा था ये a इंटरसेक्शन b के बराबर था, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या बचेंगे? 3 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। इस पूरे की निकालूंगा तो मैं 2/6, डेट इज 1/3। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से निकालते हैं, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इस तरीके से। रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं हो गया कि प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है और नॉर्मल सेट में क्या फर्क है? यूनिवर्सल सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही हमें यूज करना है। तो टोटल आउटकम्स कहां से मिलेंगे? यूनिवर्सल सेट के आउटकम्स हो गए टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल जो भी हमें चाहिए उसके आउटकम्स हो गए। चलेंगे आगे। एक ही चीज है, कान को किधर से पकड़ लो, बात वही आएगी। सिमिलर तरीके से हम ये वाला भी प्रूव कर सकते हैं कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास दे रखा है तो वो किसके बराबर आएगा? ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट प्लस सी के सारे एलिमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी, अगर माइनस को कॉमन ले लूं, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए माइनस प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये रिजल्ट भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पीछे का प्रूव किया। चलूं क्या मैं आगे?
अगर आपको समझाना है, ये वाला तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, ये वाला आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे ए एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे बी एलिमेंट हैं। तो ए यूनियन बी निकालूंगा तो ये 2 बार आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो वो घटाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी किसके बराबर, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी लगानी है, कुछ नहीं, जैसे हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, एक ही चीज है। चलें आगे, ये सेट की फॉर्म में, वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। एक होता है हमारे पास नल सेट। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते, जैसे अभी मैं पीछे दिखा रहा था ना, यहां पे ये क्या थे, इसके एलिमेंट्स थे। इसे हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 पुरानी क्लासेस में बताइए, सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर। तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे नल सेट किससे बोलते हैं हम, और इसे आपको याद रखना है। नल सेट क्या है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस पे बेसिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है, और इस पे भी और क्वेश्चंस भी बनेंगे जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है, किसी भी इवेंट के, मान लो एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए, पी ए है। ना होने की प्रोबेबिलिटी, या तो वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, तो आप कहेंगे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए बार या फिर पी ए डैश, और दोनों मिला के या तो होगा या नहीं होगा, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो मैं कह सकता हूं पी ए डैश मेरे पास किसके बराबर, 1 माइनस पी ए। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। अब ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हो गया। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में देखूं तो आप कहेंगे मेरे पास एक इवेंट है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। अगर ए बार पूछूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नोट ए वाली सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। बात एक ही है, ठीक है। बेसिकली आप इसमें कर क्या रहे हैं, आप इसमें प्रोबेबिलिटी लेके, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, चलो छोड़ो इसे, ऐसे कंफ्यूज ही हो गए आप। चलो मैं आगे, याद रह जाएगा। एलिमेंट्स में पूछे तो यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को घटाएंगे, वरना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को घटाएंगे, प्रोबेबिलिटी टर्म्स में पूछेगा। अब जैसे मेरे पास सवाल ये है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो सभी के सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करेगा या ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेगा, जो भी जितने सारे सेट्स में, और इसमें अपने खुद के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जो भी केस ले रहा हूं उसके सारे आउटकम जो भी बन सकते हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। अगर मेरे पास एक आउटकम हो कि जैसे एक सेट है ये, बी सेट है ये, सी सेट है ये, इसके अलावा कोई और केसेस नहीं बन रहे, तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या कहलाएगा, अगर इन तीनों सेट से देना हो। अभी डाइस वाले केस में तो और भी बन रहे थे, हम 2 ही इवेंट को लेके चल रहे थे, 2 ही जो क्वेश्चन में दे रखा था उस चीज को लेके चल रहे थे कि प्राइम नंबर या फिर ओड नंबर। ठीक है, 2 केसेस ले रहे थे, हो तो उसमें 100 ऑफ केसेस बन सकते हैं। हमसे पूछ सकते थे इवन नंबर का केस, कंपोजिट नंबर का केस, डिविजिबल बाय 3 का केस, डिविजिबल बाय 5 का केस, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, तो वो सारे केसेस बन सकते थे। लेकिन हमने कहा कि अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 सारे आउटकम्स जस्ट यही हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मुझे ये बता ही ना रखा हो कि किस चीज को हम थ्रो कर रहे हैं, क्या चीज दे रखी है, तो उस केस में जो एलिमेंट्स दे रखे हो, तो मैं कहूंगा यार अगर ये 3 चीजें दे रखे हैं तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा अपने कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, नहीं मेंशन कर रखा तो हम फिलहाल मान के चलेंगे कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या चीजें आएंगी, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, फिर 5 यहां पे आ गया, 5 भी आएगा, फिर 6 यहां पे, 7 यहां पे, 8 यहां पे। तो 6 7 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, अगर ये 3 केस दे रखे हैं, ए बी और सी। क्या इतनी सी चीज आप सभी लोगों को समझ में आई? अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा, ये छोटी बेसिक क्लासेस थी। अब एग्जाम में आपसे वेन डायग्राम बनाने को भी तो कह सकता है कि भैया मैंने क्या दे दिया आपको, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी दे दिए। आप पूरा मुझे वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता दो कि कैसे कैसे बनेगा। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए भी आपको लॉजिक आना चाहिए। अब इसमें लॉजिक जनरली हमारे एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड होता है, तो चीजें आसान हो जाती है। हम ऑप्शंस देख के चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। रीजनिंग में भी इस पे सवाल बन सकता है। बाकी मैं आपको बनाना भी एक बार सिखा देता हूं कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, अगर आपको बाई चांस खुद से ड्रॉ करना पड़े तो। देखो
सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का सेट बनाना है तो हमें सबसे पहले कॉमन चीजें चाहिए। कॉमन चीजें क्या है इन तीनों में? सबसे कॉमन क्या आएगा? वो वैल्यू, अगर मैं इसे ए मान लू, इसे बी मान लू और इसे सी मान लू, तीन ही चीजें, और एक मेरा ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन है, इन सब में कॉमन आ रहा है, वो क्या है? ये वाला फैक्टर। तो ये क्या है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि मैं रैंडमली अगर यहां पे वैल्यू रखने लग गया कि ए की 1 2 3 4 ऐसी रैंडमली लिख ली, फिर बी की लिख ली, फिर सी की लिख रही, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इससे बेटर है कि हम क्या करें, तरीके से काम को करें। ठीक है, अगर मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मेरे पास क्या चीज निकल के आई? ए बी और सी में कॉमन चीजें क्या है? देखो 1 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में है क्या? है। 3 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में है क्या? नहीं है। अब आगे तो हम कुछ भर ही नहीं सकते, वरना इसमें सब इंटरसेक्शन पूछा, सबका कॉमन पूछा, तो सबसे छोटे वाली को देख लिया करो। मैंने इसे पकड़ा, 2 देखा सब में है। इसके बाद 4 सब में है क्या? नहीं है। 5 सब में है क्या? नहीं है। तो तीनों में जो कॉमन टर्म है वो क्या आएगी मेरे पास? 2। तो मैं 2 को कहां रख दूंगा? यहां पे रख दूंगा। ठीक है, चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, नहीं हो गई मेरे लिए? जो सब में कॉमन है वो आप रख सकते हैं। अब मुझे क्या देखना है? मुझे चाहिए अब, क्योंकि फॉर्मूले में जब हम बनाते हैं इन तीनों का फॉर्मूला, अगर मैं पूरा का पूरा ड्राइव करूंगा तो आपको पता होगा ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आता है? ए बी सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले 3 वाला बना लिया मैंने जो सब में कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूंगा तो ए और बी की कॉमन टर्म्स क्या है? आप कहेंगे सर 2 कॉमन है और ये 4 कॉमन है, और तो कुछ नहीं आ रहा। तो अगर मुझे लिखना होगा, मैं समझा रहा हूं आपको कि ए और बी का कॉमन बनाना है, 2 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ऐसे ही मैं आगे निकालूंगा, मान लो बी और सी का निकालना है, तो इन दोनों में 2 कॉमन वाला तो मैंने फिलहाल यूज कर ही लिया। 4 और 5 यहां पे है क्या? 4 और 5 में से कुछ भी? 1 2 6 7 8 ना, यहां पे 4 है ना यहां पे 5 है, तो यहां पे मेरा कुछ भी नहीं आएगा। किसमें? बी और सी में यहां पे मेरा कुछ भी नहीं आएगा। ये पोर्शन क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा, क्योंकि एक ही कॉमन टर्म आ रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर ए और सी को देखता हूं मैं। तो 1 है 2 है, 1 और 2 बस 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये आएगा 1 2। 1 में ऑलरेडी 2 में ऑलरेडी लिख चुका हूं ए और सी के अंदर, तो यहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या इतनी चीजें हो गई? अब मेरे लिए मैंने सारे एलिमेंट्स का वो डाल दिया पेयर वाला। अब इंडिविजुअल तो डालना मेरे लिए बहुत आसान है। आप कहेंगे सर 1 4 2 आ चुका है, बचा क्या? 3 यहां पे आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? 2 बी के अंदर 2 और 4 डल गया है, 5 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। 1 2 डल चुका है सी में, 6 7 8 कहां आएगा? यहां पे आएगा, है ना। यूनिवर्सल सेट में और क्या था मेरे पास? 9 और 10 था, तो 9 और 10 कहीं क्या आएगा? यहां पे कहीं बाहर आ जाएगा। पूरा डायग्राम बन गया। अब इसमें हमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। आपसे कहे कि एलिमेंट दैट इज अवेलेबल ओनली इन ए दैट इज 3, ओनली इन बी दैट इज 5, सिर्फ सी के अंदर अवेलेबल हो वो क्या है? 6 7 8। एलिमेंट्स जो ना ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो, वो क्या है? 9 और 10। कुछ भी चीजें पूछ सकता है। और आप इस डायग्राम को अगर आपको दे दिया जाए तो आप हर एक सवाल को उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये डायग्राम अपने आप में आपके लिए सफिशिएंट है हर तरह के सवाल को करने के लिए। आपने देखा भी होगा रीजनिंग में इस तरह का डायग्राम का सवाल देता है और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इस तरीके से बनता है। चलूं क्या आगे? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस डेट सेट। अब कुछ आइडेंटिटीज पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है? क्यूमुलेटिव लॉ, ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी को मैं बी यूनियन ए भी तो लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये कि ए के और बी के सारे कंपोनेंट आने चाहिए, तो वो ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए, ये एक ही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, सबको समझ में आ गया। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये मैं किस तरीके से प्रूव कर सकता हूं? आप ध्यान से देखिए। जैसे मुझे कहा ए यूनियन बी, अगर मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए और बी के सारे एलिमेंट, तो ये हो गया ए यूनियन बी। और इसका यूनियन ले लूं सी से, तो सी का जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी इसमें ऐड कर दिए जाए, ये आ गया सी। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा बन गया या नहीं बन गया? तो ये तो मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो इसका मतलब यही है। और ऐसे ही मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा, पहले बी और सी का कॉम्बिनेशन लूंगा, फिर ए को लूंगा। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। यहां पे अब मेरे पास क्या है?
बी यूनियन सी, बी और सी का कॉम्बिनेशन ले लिया, है ना, और इसमें ए को और जोड़ना है, ए की जो एक्स्ट्रा टर्म्स है तो वो यहां से ऐड हो जाएंगी, तो हम कहेंगे ये भी पूरा क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट लगा दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ए यूनियन बी यूनियन सी ये इसी के बराबर है, इसमें कहीं भी आप ब्रैकेट लगा दो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसा दे देता है ए यूनियन सी यूनियन बी, तो ये भी सेम ही होता। क्या क्लियर हो गया? ये सिंपल सी चीज है, ये आपको खुद भी समझ आ रही है, इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। और अब आगे कहता है लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लो वगैरह ना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है ए यूनियन ये। अब देखो ये तो है नल सेट, तो मान लो ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एलिमेंट है कुछ भी नहीं, तो यूनियन लूंगा तो इसके और इसके सारे एलिमेंट आएंगे, वो क्या होंगे, वो मेरे पास 1 2 3 ही तो होंगे, कोई बदलाव नहीं। ए यूनियन है तो ये तो भैया इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, कॉमन में भी क्या होंगे 1 2 3 होंगे यूनियन लगा के, तो ये भी ए होगा। यूनिवर्सल यूनियन है, अब यूनिवर्सल में मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, है ना, ए के अंदर है 1 2 3, तो क्या होगा यूनिवर्सल में तो सारे के सारे आ जाएंगे ना, यूनियन है तो बड़े वाले के सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ कुछ भी यूनियन करोगे आपके पास वही बनेगा, ठीक है, अपने आप से करोगे तो सेम एलिमेंट बनेगा। चलूं क्या आगे अब मैं, आई होप ये छोटे छोटे लॉज आपको समझ में आ गए, कुछ नहीं था, सिंपल था। अब यहां पे आया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, रिवर्स करके लिख दो कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने लिखा यार ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आया, ये आया, बी इंटरसेक्शन ए कहोगे तब बी यही आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट का फर्क है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये आएगा, है ना, पहले मैंने ए और बी निकाल लिया, फिर इसका कॉमन पार्ट सी से, तो ये सी है, सी के अंदर इसका कॉमन पार्ट क्या जा रहा है मेरे पास, यही तो जा रहा है, तो ये आंसर आएगा मेरे पास। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट हटा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप इधर करेंगे, तो अब मैं क्या कर रहा हूं दोबारा देखो, आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा, इसका कॉमन पार्ट निकालना है आप किससे, ये मैंने निकाल लिया ग्रीन वाला, इसका कॉमन पार्ट निकालना है इससे, तो ए से, तो ए से क्या होगा, यही तो कॉमन आ रहा है, तो सेम ही तो आएगा जो पिछले केस में आया था। क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को? चलो बिल्कुल बेसिक थ्योरी, ए इंटरसेक्शन नल सेट। अब देखो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कहूंगा यार इसके अंदर तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं होगा, नल सेट ही बनेगा, और नल सेट क्या है मेरे पास 5 से डिनोट कर दिया। ए इंटरसेक्शन ए में 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, कॉमन टर्म्स भी सारी की सारी 1 2 3 आ जाएंगी। यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करूंगा, आप कहेंगे सर यूनिवर्सल सेट में तो सारा है 1 2 3 4 5 6, है ना, ए के अंदर क्या है मेरे पास 1 2 3, कोई भी वैल्यू ले लो, मैं ऐसे वो नहीं पिछले क्वेश्चन वाला केस नहीं ले रहा, मैं कुछ भी कह रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ये कॉमन एलिमेंट बताने हैं, इनके इंटरसेक्शन बताना है, तो वो क्या होगा 1 2 3 होगा, डेट इज ए के बराबर। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, ये थोड़े थियोरेटिकली याद करनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा आपको घुमा के बनाएगा, ठीक है, कि बताओ क्या आंसर आएगा, तो फिर उस क्वेश्चन में फंसे ना, तो आपको डायरेक्टली शिफ्ट करना आना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है आप भूल भी जाओ, तो इसे मैं याद भी कराऊंगा, इसे प्रूव भी कराऊंगा, दो तरीके से। चलेंगे आगे, अभी मैं पीछे चलता हूं आप थोड़ा सा, चलो हमने ये वाला लॉ प्रूव करना है, तो एक बार पहले मैं एग्जांपल के थ्रू कराता हूं, जो मैंने एग्जांपल ऐसे ही रैंडम ले लिया, ठीक है, क्योंकि ए बी से 3 सेट है, तो हमने यहां पे 3 सेट को डाल लिया। पहले कहता है मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ये निकालते हैं, तो ए में क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी के एलिमेंट बताओ, बी और सी, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8, तो क्या आएगा 1 2 4 5 6, यही आएंगे। क्लियर है या नहीं?
अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 1 2 4। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको बस। ये मैंने ये वाला पार्ट निकाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। एक बार राइट हैंड साइड वाला भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया LHS। तो मैंने कहा A इंटरसेक्शन B ले लेता हूं। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों में कॉमन टर्म्स 2 आ गया, 4 आ गया, है ना। तो ये आया 2,4। फिर A इंटरसेक्शन C, तो मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 आएगा, 3 4 नीचे नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, 1 और 2। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर यूनियन लूंगा तो 1 2 एंड 4 ये आएगा। क्या ये 1 2 4 है, हैज प्रूव्ड। जल्दी बताओ। तो ये रिजल्ट याद रखना है। अभी ये मैंने बस एक आपको जनरल तरीके से करके बताया, अभी मैं इस पे आऊंगा, चिंता मत करिए, इसे याद भी कराना है मुझे। तो इसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको याद करा देता हूं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, पहले वो देखिए। A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब देखो A इंटरसेक्शन तो बाहर कॉमन आ रहा है ना, इसे इस तरीके से बस याद करने का तरीका है, ये कोई मेथड नहीं है। A इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, तो A को इंटरसेक्शन यहां पे लिख दिया, B से भी मल्टीप्लाई होगा और C से भी, जैसे मैथ्स में नॉर्मल करते हैं, है ना। तो यहां पे B आया, B की जगह B रख दिया, यहां पे C आएगा, C की जगह C, ब्रैकेट खोला दो, और ये यूनियन बीच में था, बीच में आ गया। याद हो गया या नहीं हो गया। मैंने कहा A इंटरसेक्शन कॉमन था, B आया, B से मल्टीप्लाई होगा, C से भी मल्टीप्लाई होगा, C से भी कर दिया इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई, U यूनियन बीच में रखा था, बीच में एडिटिव रख दिया। रिजल्ट याद हो गया या नहीं हो गया, सभी लोगों को हो गया होगा। चलो अब मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं इसे प्रूव करके आपको एक बार दिखा देता हूं वेन डायग्राम की मदद से, जिससे कि कंफ्यूजन हल्की सी भी अगर आपके माइंड में आ रही हो तो वो रहे ही ना। चलो पहले मैं क्या बनाता हूं, पहले मैं ये वाला पार्ट यहां पे आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिया यहां पे A इंटरसेक्शन, क्या लिया, A सॉरी A नहीं, पहले हम ले लेते हैं B यूनियन C। अगर B यूनियन C को ले रहा हूं मैं, तो ये A है, ये B है और ये C है, तो B यूनियन C क्या इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा। अब इस पूरे को मैं एक बार ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, इस पूरे को ले लेता हूं। तो इससे कॉमन पार्ट जो A के साथ आ रहा है, तो A में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है इसका, ये अगर मैं A की बाउंड्री दिखूं तो यही शेयर कर रहा है, तो ये क्या, ये मेरा ये वाला रीजन मेरा आंसर आ गया, यहां पे यही दिख रखा है, क्लियर। अब इसे मैं वेन डायग्राम के थ्रू ये वाले पार्ट को लेता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ध्यान से देखिएगा, A इंटरसेक्शन B। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। फिर मुझे कहा A इंटरसेक्शन C, चलो A इंटरसेक्शन C को अगर मैं लूंगा तो ये A है, ये C है, ये आ गया। अब मुझे क्या कहा, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो यूनियन, इसमें और इसमें यूनियन लूंगा तो क्या बनेगा, क्या यही बनेगा, और ये वही पार्ट है मेरा जो इसमें भी निकला है। प्रूव हो गया दोनों तरीके से, याद रह जाएगा। ये बस समझाने के लिए जो मैं थ्योरी आपको यहां पे सिखा रहा हूं, आपको सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने की जरूरत है। समझा इसलिए रहा हूं कि एक बार समझ आ जाएगा तो कंसेप्ट याद हो जाएंगे, फिर एग्जाम में गलतियां आप नहीं करोगे। आई होप इतनी सारी की सारी चीजें आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है। बड़ी मेहनत लगी है इस पीपीटी को बनाने के लिए, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। और अब जो सबसे बढ़िया केस आने वाला है वो आने वाला है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, आपके 11th-12th में भी आया करते थे और यहाँ पे एग्जाम में भी इस पे सवाल पूछ रहा है, इसे हमें रटना है। पहले मैं आपको याद करा देता हूं, फिर इसका प्रूफ करा दूंगा अलग अलग तरीके से। इसे क्या बोला हमने, इसे बोला डी मॉर्गन्स लॉ। अगर स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले तो भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको, बता दो इनमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर बना देता है, तो इसे याद रखेंगे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है P A नोट इंटरसेक्शन B नोट बराबर होगा P A यूनियन B नोट। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो सिर्फ आपको अपोजिट करना है और चीजों को सिंप्लीफाई करना है। पहले याद करने का तरीका देख लो। मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड लूं क्या, एक सेकंड रुको। पहले याद करने का तरीका मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। P A नोट इंटरसेक्शन B नोट है ना, यहां पे ये क्या है, नेगेटिव वाला,
इसका अपोजिट क्या होगा, ए नोट का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे सर ए होगा, है ना। इंटरसेक्शन का अपोजिट क्या होगा, इसे घुमा दोगे तो यू हो जाएगा, है ना। और बी नोट का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, यही होगा। अब ये क्योंकि नोट था, मैंने सारे नोट हटा दिए, तो मैं बाहर कॉमन लेके एक नोट लगा देता हूं। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, इसे कुछ और मत समझना प्लीज। मैंने कहा जो नोट वाला था इसका अपोजिट अपोजिट अंदर लिखता चला गया और पूरे पे बाहर एक नोट लगा दिया, जिससे कि चीजें बैलेंस हो जाए। जैसे कि हम एसएससी में मैथ्स में भी आपने देखा होगा कि मेरे पास क्या है, -2 -3 दे रखा है, इसे मैं क्या करता हूं, इसे +2 कर देता हूं इसका अपोजिट, +3 कर देता हूं इसका अपोजिट, और इन दोनों के बाहर माइनस लगा देता हूं। ये चीज आपने पढ़ी है ना। तो इसे इस तरीके से समझने के लिए करिए कि हम इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि याद रह जाए। लेकिन दिस इज नॉट आर लो, जो मैंने करा है, मैंने आपको समझाया है, ये एक्चुअल रिजल्ट निकल के आता है। ये आपको याद रखने का तरीका है सिर्फ। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पे पी ए नोट यूनियन बी नोट है। ए नोट का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। यूनियन का अपोजिट क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। बी नोट का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। क्योंकि सबका हमने अपोजिट कर दिया तो ऊपर अपोजिट का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आया। आई होप आप सबको याद हो चुका है। अगर आपको याद हो चुका है तो अब मैं इसके प्रूफ पे आपको लेके जाने वाला हूं। पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से प्रूफ करा देता हूं, फिर हम एग्जैक्टली करेंगे, ठीक है। ये वाला रिजल्ट आप सभी लोगों को याद भी होगा, जो मैं केस स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास सारे के सारे इवेंट है। अब पहले मैं देखता हूं, चलो ये वाला पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। और इसको इसके कैसे प्रूव कराना है, पी ए यूनियन बी से, है ना। डायग्राम में देखना चाहो तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखो ए नोट क्या होगा मेरे पास, जो ए में नहीं है तो वो क्या होगा 2 4 6। ए नोट में क्या आएगा 2 4 6, यही एलिमेंट्स होंगे। इंटरसेक्शन बी नोट, अब बी नोट में जो बी में नहीं है तो वो क्या आएगा 1 4 6, ये आएगा नहीं आएगा, लॉजिकली दिख रहा है। अब इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा 4 और 6। ये रिजल्ट मेरा यहां पे आ रहा है। यहां पे देखो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी नोट, सॉरी नोट नहीं लगाया। तो ए यूनियन बी में क्या है 1 3 5 और 2, क्या नहीं है वो है 4 और 6। तो ये क्या ए यूनियन बी नोट मेरा 4 और 6 ही है, हैज प्रूव्ड। या फिर इसे आप कह सकते थे सर यूनिवर्सल में से क्या कर दो, ए यूनियन बी को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो मेरे पास ये बचेगा, यूनिवर्सल में सारे ए यूनियन बी में 1 3 5 2 है, तो बचेगा 4 और 6, क्लियर। अब ये तो हमने सेट की बात करी, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। भैया प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 2, क्या 4 और 6, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। यहां पे तो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 1/3। यहां पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 1/3। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। वरना जैसे हमने सेट देख लिया सेम है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी भी तो सेम ही होगी भाई। तो यहां पे हमने क्या करा, पार्ट 1 को प्रूव कर दिया। अब पार्ट 2 को आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूं फिर से। ए नोट यूनियन बी नोट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगर आपको प्रोबेबिलिटी वाला साइन हटा दूं, अगर खाली मैं ये ए नोट यूनियन बी नोट बराबर प्रूव करा दूं आपको ए इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन बी, कई बार इंटरसेक्शन को मैं इंटीग्रेशन बोल देता हूं, प्लीज मेरी मिस्टेक को सीरियसली मत लेना। तो अगर मैं ये भी प्रूव करा दूं तो बात तो वही है ना। तो चलो इन दोनों को प्रूव कराने की कोशिश करते हैं हम। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, जो ए में नहीं है वो क्या है 2 4 6, यूनियन जो बी में नहीं है, बी में क्या नहीं है मेरे पास 1 4 6, इनका यूनियन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 2 4 एंड 6 के 4 एलिमेंट्स होंगे, है ना। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी नोट अगर मैं करता हूं तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 5, तो यूनिवर्सल -3 5, यूनिवर्सल में क्या है 3 5 को छोड़ के बाकी सारी चीजें आनी चाहिए। तो क्या आएगा 1 2 4 एंड 6। क्या ये इक्वल प्रूव हो गए, हो गए, मतलब ये वाला लो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से देख लिया।
अब मैं आपको बेसिक थ्योरेटिकली समझा दूं, क्योंकि थ्योरेटिकल कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन एग्जांपल से पढ़ लें तो हमें दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज एक्चुअली में हो रही है, तो ये चीज सही है, हमें गलत नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसे एग्जाम्पल से भी करना है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए समझाना, क्योंकि डायग्राम है, बट फिर भी आई होप अगर समझ आ जाए तो अच्छा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, आप ये बताओ सबसे पहले ए यूनियन बी नोट क्या होगा। ए यूनियन बी नोट मतलब ए यूनियन बी, अगर मैं इसे ए मान लेता हूं और इसका एक डबल कॉपी बना लेता हूं, ठीक है, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैंने कहा ए यूनियन बी नोट, ये क्या होगा 1 माइनस ए यूनियन बी, यही होगा एक तरीके से। तो अगर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखो या नॉर्मल देखो तो ए यूनियन बी तो मेरा ये है, तो इसके बाहर वाले पोर्शन की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। अब यहां पे क्या कहता है मेरे पास, यहां पे पहले कहता है ए नोट। ए नोट को अगर मैं निकालूंगा तो कौन सा पोर्शन आएगा, आप कहेंगे सर ये सारा का सारा पोर्शन आएगा, है ना। इसी तरीके से मैं दोबारा ये पूरा बना देता हूं कि ए नोट में हमारा क्या आया, ये सारा का सारा पोर्शन आया। अब ये मेरा ये ए है और ये मेरा बी है। अब मैं क्या कह रहा हूं बी नोट, जो बी में नहीं है, तो बी में कौन सा पोर्शन नहीं है, ये सारा पोर्शन नहीं है। इनका मुझे क्या बताना था, इंटरसेक्शन बताना था कि जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो आप देखेंगे ब्लू और ग्रीन दोनों में कहां कॉमन आ रहा है, ये जो बाहर का पोर्शन है, कहां का पोर्शन है, जो इस वाले पोर्शन का क्या है आउटर रीजन है, ब्लू और ग्रीन उसमें कॉमन है। बाकी यहां पे खाली ग्रीन है, यहां पे खाली ब्लू है, यहां पे खाली ग्रीन है। तो मेरा क्या होगा, क्या ये दोनों पोर्शन इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है, ए नोट यूनियन बी नोट, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, यहां पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब एक और चीज आती है, ये वाला रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल्स टू पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या फिर मैं इसे खाली इस तरीके से दिखा सकता हूं कि मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी नोट ये किसके बराबर होगा, एलिमेंट ऑफ ए माइनस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट अगर हटा दूं तो कहीं ना कहीं यही प्रूव करना है। अब ए में से ए इंटरसेक्शन बी, अगर डायग्राम को ही देखो तो ये ए है, ये बी है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, क्या मेरा डिजायर्ड रिजल्ट सिर्फ ये राइट हैंड साइड से अगर मैं ये वाले पार्ट को देखूं तो ये यहां पे रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी नोट, यहां पे मैं दोबारा बना देता हूं, मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। बी नोट में क्या जाएगा, आप कहेंगे सर इसके बाहर का सारा पोर्शन। अब इसके बाद इसका कॉमन पार्ट किससे लेना है, ए से लेना है। तो ए में और क्या क्या चीजें आएंगी, इसके बाहर का पोर्शन और ए की कॉमन चीजें, तो यही वाला पोर्शन तो बचेगा। ठीक है, क्योंकि जो ए में बाकी का पोर्शन आ रहा है वो तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो बी नोट से कॉमन चाहिए, बी वाला जो है वो कॉमन नहीं आएगा, तो यही तो रीजन आएगा। प्रूफ हो गया या नहीं हो गया। और वैसे भी हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब इंटरसेक्शन हम वर्ड यूज करेंगे तो मेरे पास जो मिनिमम सेट वाली वैल्यू है उससे छोटा ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं ये ए इंटरसेक्शन बी नोट है, तो जो मेरा आंसर होगा इसका वो ए से कम सेट वाला ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन किसी के साथ भी, ए का इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यू ए बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन,
एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। जब नल सेट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर वरना उससे छोटा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी नोट है तो ए का जो कंपोनेंट है उससे छोटी ही वैल्यू होगी। ये चीज हमें समझ में आ रही है, बाकी आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसमें और क्या चीजें पूछ सकते हैं, अभी तो हमने कहा ए नोट बी नोट ऐसे दे रखा है, इसमें ये भी तो दे सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो फिर क्या हो जाता मेरे पास, आप कहते हैं सर जो ये प्लेन दे रखी है ना उसे पकड़ लो, मैं कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिस पे बार नहीं है उसे पकड़ा, उसमें से इन दोनों के इंटरसेक्शन को हटा दिया। ये रिजल्ट याद करने के लिए, बाकी थियोरेटिकल तो आप निकाल ही लोगे एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है उसमें तो वेन डायग्राम बना के। बस टाइम बच जाए इसलिए मैं एक चीज का आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। क्या ये चीज समझ में आगे घुमा के दे ले, कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन ए दे दे, तब भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप कहेंगे सर ए मेरा सिंपल है उस पर बार नहीं है तो ए लिख दो, यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख लो। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक भी ये चीज समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, वही एग्जाम्पल है मेरे पास बिल्कुल सेम। ए का एलिमेंट होना चाहिए इंटरसेक्शन में जो बी में ना हो, तो ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज बचेगी, क्या मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा ये, या फिर आप इस तरीके से निकाल लीजिए कि मैंने कहा गेटिंग एन ओड नंबर ए है मेरे पास 1 3 और 5। बी नोट क्या होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर यहां से बी 2 3 5 है तो ये बचेगा मेरे पास 1 4 और 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, क्या बचा 1 बचा। ये खाली सेट बता रहा हूं अभी मैं, प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे अगर पी ए के एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास 1 3 5 है, इसमें से मैं क्या घटा दूं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन क्या है मेरे पास 3 और 5, क्या बचेगा 1 आ गया, वेरीफाई हो गया यहां पे क्वेश्चन से भी। चलो सिर्फ याद कराने के लिए मैं डबल तरीके से करा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। अभी तक जो मेजर प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई वो याद रखेंगे। ए यूनियन बी, यूनियन से कहीं भी ब्रैकेट ऑफ फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा मेरे पास। ऐसे इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा, ब्रैकेट का फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, तो मैंने ए इंटरसेक्शन को कॉमन लिया, ए इंटरसेक्शन रखा यहाँ पे और ऐसे डबल रखा है इंटरसेक्शन, एक बार बी से और एक बार सी से और यूनियन का साइन बीच में। ठीक, फिर मैंने ये वाला बताया ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो उसमें मैंने कहा कि यार ये ए नोट है तो इसे सिंपल ए कर दो, इंटरसेक्शन को यूनियन कर दो, बी नोट का अपोजिट बी कर दो और बाहर नोट को ले जाओ। ठीक है, ऐसे मैंने इधर बता दिया आपको। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखे गए हैं नीचे वाले, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नोट इंटर यूनियन बी नोट या इंटरसेक्शन बी नोट, ये किसके बराबर आएगा ए यूनियन बी का होल नोट, है ना। और यहां पे इससे अगले वाले में भी सेम ए इंटरसेक्शन यूनियन ए नोट यूनियन बी नोट, ये किसके बराबर ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल नोट। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देख लो है जनरल एक ही चीज है, और नीचे लास्ट में मैंने एक और करा है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ आपको 6-7 एग्जांपल्स करा दूंगा जिससे कि ये याद भी हो जाए और एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाए, और एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं वो भी आपको पता चल जाए। आई होप क्लास को आप एंजॉय कर रहे हो, ज्यादा बोरिंग नहीं हो रही है क्लास। पहला सवाल जो CHSL 2023 टीयर 2 में पूछा गया, ठीक है, कहता है कि 2 इवेंट है मेरे पास ए और बी, ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ए इंटरसेक्शन बी हमें इतना दे रखा है, तो हमें बताना है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो मैंने कहा सबसे पहले तो यार ये डिमॉर्गन्स लॉ है, जहां पे भी नोट दिखे ना सबसे पहले नोट वाले हटा के सिंपल बना लिया करो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। तो मैं कहूंगा यार ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी का कंबाइंड नोट। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है ये चीज, ये सभी लोगों को पता है, ये चीज एक लाइन में लिख दी। अब हमें यही तो निकालना है, तो आप आगे बढ़ते जाओ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो चीज होती है, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है तो आप यूज कर लेंगे। और मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस एलसीएम आ गया मेरे पास 8, 3 प्लस 4 माइनस 2,
ये हो गया 7 माइनस 2 5/8 दैट इज 3/8। सिंपल सा सवाल था जो एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। अब जिन लोगों को भैया ये है कि यार मेरे को ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है, तो आप उसमें लॉजिकली निकाल सकते हो कि आपको निकालना क्या है। देखो एग्जाम में हर चीज हो सकता है हमारे दिमाग के बाहर हो कि क्या निकालना है। आप इस तरीके से देखो, हमें क्या निकालना है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो ये अगर मेरा ए है तो ए नोट इसके बाहर की सारी चीजें होंगी। अब बी नोट की अगर मैं बात करूं, बी ये है, ये इसके बाहर की सारी चीजें होंगी बी नोट, है ना। अगर इनका इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट निकालेंगे तो ये अंदर वाला सारा पोर्शन तो हट जाएगा मेरा, क्योंकि कॉमन चीज निकालनी है ना इन दोनों की। तो कॉमन चीज क्या आएगी, कॉमन पार्ट जो मेरा इन दोनों का निकल के आएगा वो आएगा ये वाला, है ना, ये मुझे दिख रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये आप कहेंगे सर टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इसमें मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, और ये इन दोनों के कॉमन पार्ट को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यही आएगा या नहीं आएगा। तो लॉजिकली भी सोचा जा सकता है, आप एग्जाम टाइम में डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो। ठीक है, रूल बस इसलिए है कि मुश्किल क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बनाए, टाइम की कमी ना रहे आपकी, इसलिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास, ए और बी इवेंट्स हैं कुछ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार बताना है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बार वाला ये हटाएंगे। इंटरसेक्शन है, यूनियन में किस में कन्वर्ट होगा, यूनियन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की जगह ए, यूनियन बी बार की जगह बी, और यहां पे होल नोट। ये किसके बराबर आया, ये आया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। यहां तक तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी बार चाहिए, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस, ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझाने के लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन 10-10 15-15 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्टली करेंगे। थोड़ी देर में मैं स्पीडली भी कराऊंगा, अभी समझा रहा हूं। अब आपको यहां पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी का भी मान आपको यहां से मिल जाएगा, डेट इज 3/8 ये दे रखा है अगर तो हमें रिलेशनशिप पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये किसके बराबर होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जो माइनस का ए इंटरसेक्शन बी था इधर ले जा सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो यही रिजल्ट बार बार यूज हो रहा होगा। अब मुझे यहां पे ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 3/8 डेट इज 5/8। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट इज 1/4 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है। ये 5/8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 8 को एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये मेरे पास 1/8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 आया, तो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 जो आपसे एग्जाम में पूछा गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। बस समझाने के लिए अगेन मैं बता रहा हूं आपको, लंबा चल रहा हूं, करने में इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। एक बार चीजें दिमाग में बैठ गई तो फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। अब जैसे तीसरा सवाल हमसे पूछ लिया है, ए इंटरसेक्शन बी नोट ये दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट ये 1/4 पी ए बार बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पी ए निकालूंगा। पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले तो याद है ना, पी ए प्लस पी बी क्या है मेरे पास 1/3। ये किसके बराबर होगा, पी ए यूनियन बी। अब ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, पी ए यूनियन बी तो मुझे यहां से मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, पी ए यूनियन बी डैश है ये। तो अगर ये 1/4 है तो पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 है ना, प्लस अब पी ए इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है 3/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, यही वैल्यू आएगी। तो यहां से निकाल लो, मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3/4, यहाँ पे 1/4 आएगा, 3/4 प्लस 1/4 4/4 ये आ गया 1।
और ये 1/3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया 2/3। अच्छा, आप डायरेक्टली अगर ध्यान दें तो मुझे पता है, वैसे तो यहाँ पे 2/3 करके रिवर्स कर लेता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, यही तो होता है। तो मेरे पास यहाँ पे ए नोट का मान क्या आ जाएगा, क्या ये 1/3 ही आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, खत्म हो गया क्वेश्चन। वरना सोल्व करके आप निकाल लेते, पी ए निकालते, फिर पी ए नोट निकाल लेते। चलिए भाई चलेंगे आगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी नोट दे रखा है, बी बार दे रखा है, ए नोट यूनियन बी नोट, पी ए बार निकालना। सिमिलर टाइप का है, फटाफट से आपको खुद ही करना है ये, ठीक है, फिर मेरे आंसर से चेक करना। मैं एक एक चीज आपके लिए लिखता हूं, देखो जहां पे भी बार होता है वो हटाना होता है, तो मुझे पता है यहां से पी ए यूनियन बी निकालूंगा, तो 1 माइनस 1/8 क्या, ये 7/8 आ गया पहला रिजल्ट। पी बी बार दे रखा है तो पी बी निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। पी ए इंटरसेक्शन, इससे ए बार यूनियन बी बार है, यूनियन की जगह क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। पी और इस पे बार लगा दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3/4 के बराबर। अब इसमें बार हटाना है अगर मुझे, तो 1 में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस 3/4 लिख सकता हूं, ये आ गया मेरे पास 1/4। पी ए निकालना है। अब पी ए कैसे निकालेंगे, आपको पता है इन दोनों का सम बराबर होगा इसके और पी ए के सम के, ये इन दोनों का सम किसके बराबर, 1/2 प्लस पी ए, लिख देता हूं वरना ये यहीं पे करना था आपको। तो मेरे पास ये 9/8 माइनस 1/2, 8 को एलसीएम ले लिया, 7 + 2 - 4, 5/8। अगर पी ए ये है तो पी ए नोट क्या होगा, 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है पी ए दे रखा है, पी बी यूनियन सी दे रखा है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है, और ये आधे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एग्जाम में आ गया तो, और जबकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको अपना माइंड खुला रखना है भैया कि एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं, अगर आपको वो चीज क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्या ये वाली टर्म आपने पहले कभी देखी हुई है, याद करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमने पढ़ा था यार इसमें ए इंटरसेक्शन को कॉमन ले लूं तो बी यूनियन सी बचेगा, ठीक है, ये एक रिजल्ट याद किया था हमने, ठीक है, ये तरीका था कि कॉमन वाला देख के। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, ये रिजल्ट ये रहा आपके सामने। अब यहां पे बी यूनियन सी दे रखा है, ए दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को मैं कुछ एक वेरिएबल डिनोट कर लूं, चलो मैं मान लेता हूं बी यूनियन सी को हम क्या रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। तो मुझे क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन एक्स बताना है। अब ध्यान से देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, पी एक्स किसके बराबर, 1/6, पी ए यूनियन एक्स किसके बराबर, बी यूनियन सी की जगह एक्स रख दिया तो 3/5। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, पी ए हमें दे ही रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, पी ए डेट इज 1/2 प्लस पी एक्स डेट इज 1/6 माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स डेट इज 3/5। सोल्व कर लेंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30 एलसीएम हो गया, 15 + 5 - 18, 2/30 डेट इज 1/50। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अच्छी खासी चीजें दे सकता है, आपको देखना पड़ेगा कहां ग्रुपिंग करनी है, कहां क्या फॉर्मूला लग रहा है। चलूं क्या आ गया, अब मैं अगला सवाल मेरे पास कहता है पी बी बार इक्वल्स टू 2 है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, याद करो ये कहां पढ़ा था हमने, ये 1/6 है, पी ए यूनियन बी बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ये अंदर ब्रैकेट में बी बार मुझे पसंद नहीं है, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पी बी क्या होगा मेरे पास, पी बी बार ये है तो पी बी भी 1 माइनस 1/2 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, हमने पढ़ा था ये ए के ऊपर बार नहीं है तो ए एज इट इज, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर हो गया मेरे पास,
ये बराबर हो जाएगा 1/6। हमें पी ए यूनियन बी बताना है। पी ए यूनियन बी क्या होता है, ध्यान से देखो, पी बी प्लस पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब माइनस में ए, इन दोनों का सम ही तो पी ए यूनियन बी होता है। तो मैं यहां से अगर सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 + 1 4, दैट इज 2/3। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। रिजल्ट पता हो गए तो आसानी से कर लोगे, डायग्राम से थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3, ए इंटरसेक्शन बी नोट बता दो। अब ए इंटरसेक्शन बी नोट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें रिजल्ट तो पता ही है ऑलरेडी, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस दिस चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर आ जाएगा। ये यूनियन है, सॉरी, 0.4 माइनस 0.3 आ जाएगा 0.1। अच्छा, इसमें और क्या चीज देख सकते हैं आप, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता, 4 ऑप्शंस मेरे पास यही होते तो हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ सोचने का तरीका। जैसे हमें ए इंटरसेक्शन बी, मैंने कहा था जहां पे भी इंटरसेक्शन आ जाए मेरे पास जो वैल्यू होगी वो ए या उससे छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उससे छोटी। नहीं दे रखा नहीं कह सकते, लेकिन बी बार दे रखा है, बी कितना है 0.7, बी बार कितना 0.3, 0.7 होगा, उससे छोटा नहीं कह सकते कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं देख सकते। चलो चलेंगे आगे। अब हम अब देखो एक केस आता है हमारे पास ओड्स प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट, ठीक है, ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट, इस पे सवाल भी पूछा गया है, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे सीजीएल 2023 में, इसमें जो सवाल आया था। ओड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अवॉइडेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स, सॉरी। कहने का मतलब यह है ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, दैट इज ए बार। नंबर है या फिर आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये भी लिख सकते हैं। इन फेवर पूछे तो ऊपर फेवर नीचे नॉट फेवर, ठीक। ओड्स अगेंस्ट अगर पूछ लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अनफेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इवेंट ए के, आप कहेंगे सर एन ए बार। इवेंट ए की फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, एन ए होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हम लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो, कहता है व्हाट आर द अप्रोप्रिएट ओड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ क्लब फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। आपको पता है डेक ऑफ कार्ड्स में हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 54 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हो गए 54। इसमें क्लब के कार्ड्स कितने होते हैं, क्या ये 13 होते हैं। नोट क्लब, जो कार्ड्स क्लब के नहीं होते हैं वो कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 54 में से 13 घटा दो, ये आ जाएगा 39। अगर हमसे पूछे ओड्स अगेंस्ट पूछा है तो जो नोट क्लब होंगे वो कितने होंगे मेरे पास 39।
क्लब वाले कितने होंगे 13, क्या आ जाएगा 3:1। तो आंसर क्या हो गया 3:1। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? अब यहां पे क्या दे रखा है, फाइंड द ओड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ पी ए। ठीक है, ए के फेवर में और ए के अगेंस्ट में बता दो क्या ओड्स होंगे, दोनों चीजें बतानी है, पहले फेवर फिर अगेंस्ट, दो ऑप्शंस भी दे रखे हैं। कैसे सोल्व करेंगे हम? आप कहेंगे सर देखो पी ए इतना दे रखा, मतलब ये क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और ये डिनोमिनेटर में क्या डिपेंड करेगा टोटल आउटकम्स। क्लियर है या नहीं है? प्रोबेबिलिटी यही होती है। तो मेरे पास टोटल अगर 7 है, फेवरेबल कितने हुए 5, टोटल 7 हुए, टोटल हुए 7, तो नॉट फेवरेबल कितने होंगे आप जल्दी से बताओ? 7 - 5 डेट इज 2। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी और इन फेवर, फेवर पूछा है तो 5, फेवर वाले में डिनोमिनेटर में क्या था नॉट फेवरेबल डेट इज 2, और दूसरा अगेंस्ट में तो पहले जो नॉट फेवरेबल है और जो फेवरेबल है वो। तो मेरा आंसर 5/2 और 2/5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक, बाकी यहां पे आप ध्यान रखिएगा ये रेशियो है, ये टोटल आउटकम्स एक्चुअली में 7 नहीं हो सकते, टोटल आउटकम 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, और उसी का सेम मल्टीपल आप क्या सकते हैं, टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 5 का कोई मल्टीपल रहा होगा। क्लियर? ये तो मैंने बस क्वेश्चन को समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर मुझे ओड्स इन फेवर चाहिए तो फिर मैं यहां पे कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, इन फेवर वाला 5/7 दे रखा है, ए नॉट क्या होता है 1/5/7 होता, तो आप देखते हैं नीचे 2/7 बचा, ऊपर 5/7, तो ये 5/2 ही आ जाता। तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्टली नंबर ऑफ आउटकम्स मान के कर लिया, क्योंकि रेशियो में ही चीजें निकालनी है और ऊपर भी रेशियो में ही आता हमारे पास। क्या ये चीज समझ में आ गई? वरना आप यहाँ पे जिसे कंफ्यूजन है वो यहाँ पे x मान लो, जिससे कि बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलता हूं आगे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कई बच्चे जिनका मैथ्स वीक है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहता है ओड्स इन फेवर ऑफ x सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4/3। तो मैं कह सकता हूं nx/nx बार किसके बराबर 4/3 दे रखा है। y के 6 केस में अगेंस्ट में पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ny बार रेशियो ny, ये किसके बराबर हो गया, ये 2/6, या फिर मैं कह सकता हूं 1/3, दोनों अलग अलग इवेंट्स दे रखे हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी बता दो कि x तो सोल्व कर देगा प्रॉब्लम को, लेकिन y सोल्व नहीं कर पाएगा। तो x के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर नॉट फेवरेबल आउटकम्स, नॉट फेवरेबल, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4 + 3 7, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7 हो जाएगी। ऐसे अगर हमें क्या चाहिए x सोल्व कर ले, y सोल्व ना कर पाए, तो y के सोल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल क्या है 1 और 3, टोटल आउटकम्स मैंने मान लिया 4 है, सोल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो इनटू में 1/4, इंडिपेंडेंट इवेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले पढ़ रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/7। एक सेकेंड दोबारा मैं चेक कर लेता हूं। कहता है x के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 4 to 3 है, और y के अगेंस्ट है, y ना सोल्व कर पाए तो 2/3 या फिर 1/3 है। ठीक है, x सोल्व कर ले, y सोल्व ना कर पाए तो ठीक है, सही है, 4/7 या 1/7 आंसर होगा, इसे आप 1/7 कर दे। चलूं क्या आगे अब मैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो मैं पहले थोड़ी सी आपको एक काम करता हूँ, थ्योरी बता देता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिससे कि दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरे पास 3 तरह के इवेंट्स होते हैं।
एक होते हैं मेरे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक होते हैं मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक होते हैं मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तीनों को टर्म्स एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे मैं तीनों चीजें आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा रीड कर लो। जो भी इवेंट्स मुझे दे रखे हैं वो कहते हैं कि हम क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे अगर उनमें से एक ना एक हर बार जरूर आए जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, मैंने कहा अ डाइस इज थ्रोन, हमने क्या करा है, एक डाइस को थ्रो करा, तो हमारे पास टोटल इवेंट्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, इसका क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? अगर मैं कोई भी इवेंट्स ऐसे ले लूं जिसमें ये सारे के सारे केसेस इंक्लूड हो जाएं, तो उन सभी इवेंट्स का कॉम्बिनेशन एक एग्जॉस्टिव, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, या फिर ओड नंबर का इवेंट मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो क्या आ जाएगा 1 3 5। फिर मैंने कहा इवन नंबर, इसका इवेंट क्या हो जाएगा 2 4 एंड 6। क्या ये मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए? क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, मुझे सारे केसेस दे देगा, तो जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा इन दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो हम कहते हैं कि जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा जो नंबर आएगा या तो वो इवन होगा या फिर ओड होगा, तो ये इवेंट्स क्या हो गए, मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे मान लो अगर इसमें डाइस वाले क्वेश्चन को थ्रो करूं, तो एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, तो पूरा का पूरा एक के अंदर आ जाए, वो हमारा क्या बना देगा, वो एक एग्जॉस्टिव इवेंट बना देगा। अब इसमें ऐसा हो सकता था कि अगर मैं एक और कॉम्बिनेशन ले लूं, इसमें इवेंट ऐसे भी हो सकते थे, एक इवेंट 1 हुआ मेरा क्या 1 3 5 6, इवेंट 2 हुआ से 1 2 3 4। क्या ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सारे केसेस बन रहे हैं, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया गया, अगर ये ए डिनोट कर रहा है तो ये बी, इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। जैसे कि वही चीज हो गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं कहता कि यार डाइस को थ्रो किया, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ मेरे पास, ओड नंबर और इवन नंबर। क्या ये दोनों के दोनों इवेंट मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, इन दोनों में कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है। मैं कहता ओड नंबर और कंपोजिट नंबर। ओड नंबर क्या हो जाता 1 3 5, कंपोजिट नंबर क्या हो जाता 4 और 6, 1 से लेके 6 में। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहीं पे पीछे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव पूछता तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि इसमें सारे केसेस कंसिडर हो गए। ये दोनों म्यूचुअली क्या हैं, एक्सक्लूसिव तो हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या ये चीज समझ है? क्योंकि यहाँ पे सारे सेट नहीं आए, 2 कॉमन नहीं आए, यहाँ पे 2 ना ही मेरे पास ओड है ना ही कंपोजिट है, तो सारे के सारे केसेस नहीं हुए, तो एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता ये। क्या ये चीज समझ में आ गई आप? तो हमने कहा कि जब दो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे में कोई भी टर्म कॉमन ना हो, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया।
क्या ये चीज समझ में आई? तो ये रिजल्ट याद रखना है। अगर हमें क्वेश्चन में कह दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उसका मतलब रिलेशनशिप ये बनेगी मेरी और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह दे तो आप कह दो सारे इवेंट्स का जो भी टोटल होगा कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी देखते हैं तो 1/2 आती है, यहाँ पे 1/2, दोनों का सम क्या आ गया 1। लेकिन यहाँ पे इवेंट्स में देखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, आप कहोगे सर 4/6 आ रहा है, यहाँ पे 4/6 1 से ज्यादा चला गया। तो आप इवेंट्स की टर्म्स में ही देखो, इसे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में मत देखो। एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है। अब डिपेंडेंट किस तरीके से नहीं होगी, जैसे कि मान लो मैंने एक बार सिक्का उछाला, आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं दोबारा सिक्का उछालूंगा, क्या उसका कोई रिलेशनशिप है जो पहले सिक्का मैंने उछाला था? नहीं, इसका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है ना। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि मान लो आप हैं, आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 1/3 है, और आपका दोस्त है उसकी सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। क्या आपके और आपके दोस्त का, क्योंकि दिमाग बिल्कुल अलग है, सेम क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। आप उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस के अंदर। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैंने एक डाइस को उछाला, मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट है। मैंने एक डाइस को उछाला, कुछ भी आ सकता है 1 में से 6, दोबारा उछाला फिर भी कुछ भी आ सकता है 1 में से 6। तो क्या होगा? ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक सिक्का है, मैंने उछाला पहली बार, तो आप कहेंगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मैंने सेम सिक्के को सेकंड टाइम उछाला, फिर आप कहेंगे सर हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपसे मैं कह दूं कि पहली बार जब मैं उछालूं तब तो हेड आए और दूसरी बार उछालूं तो टेल आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? आप कहेंगे सर एक एक करके केस निकाल लूंगा, पहली बार हेड ले लेता हूं चलो, तो सेकंड टाइम हेड या टेल दोनों में से आएगा, तो पहले या तो हेड हेड होंगे दोनों, या फिर हेड टेल होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आए, या फिर दोबारा फिर टेल ही आ जाए, है ना। ये 4 केसेस बनेंगे। हमें क्या चाहिए? हमने कहा पहले हेड और बाद में टेल, हेड और टेल। ये क्या है? एक इवेंट है। टोटल कितने इवेंट हैं? 4 हैं, तो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, हो जाएगी। आप कहेंगे सर यही आंसर है। एक तरीका तो ये होगा, इसे हमने बहुत तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से भी वैसे भी बहुत कर चुके हैं हम ये चीज। अब इसी में मैं दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर सिक्का उछाला जा रहा है, या तो आएगा या नहीं आएगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। सेकंड केस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक इवेंट है, टोटल नंबर केसेस 2 बन सकते हैं, तो ये होगी। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी मुझे 1/4 मिल जाएगा। क्या आ जाएगा ये? तो इस केस में E इंटीग्रेशन F क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू में F। ठीक है, ये नॉर्मल केस में नहीं होता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ऐसा होता है कि कोई भी चीज कॉमन नहीं आ सकती, जबकि जो हमने अभी देखा, क्योंकि ये दो अलग अलग एक तरीके से कोई रिलेशन ही नहीं है। सिक्के को एक बार उछाल दोबारा उछालूंगा तो पहले वाले का कोई लिंक नहीं है। लेकिन जबकि मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, उसमें ओड नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, या कंपोजिट नंबर आ रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप हो सकती है। तो यहां पे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कह सकते। तो उस केस में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B का जो मान होता है, क्योंकि ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट का ही दोनों के दोनों चीजें पार्ट हैं, तो उस केस में हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नॉर्मल केस में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B होता है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, है ना। जनरल केस में ये होता है। लेकिन अगर क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए, तो PA इंटरसेक्शन B क्या बन जाएगा? और अगर ये क्या हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाए, तो 0 बन जाएगा। आई होप ये सारी चीजों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। यहां पे इस चीज को आप छोड़ते हुए चलिए। ये 3 केसेस बने, इस पर क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखो यही है कि हमारे पास A और B 2 इवेंट है, कुछ इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज P। हमें P की मान बताना है अगर ये क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो हमें हमें पता है कि क्या होगा,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर ये 0 हो गया तो मेरे पास पी ए यूनियन बी किसके बराबर, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाता है। पी ए यूनियन बी है 3/5, पी ए है 1/2, पी बी हमें बताना है, पी बी का मान है पी। सोल्व करेंगे, इधर मेरे पास एलसीएम 10 आएगा, 6 - 5 1 बचेगा, तो पी का मान आ गया 1/10। अगर ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर, तो उस केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट में हमें पता है क्या हो जाएगा, पी ए इंटू में पी ए क्या है मेरे पास 1/2 और पी बी क्या है मेरे पास पी। ठीक है, तो ये चीज निकल के आई। अब मुझे पी बी का मान मतलब पी का मान बताना है, तो पी ए क्या है मेरे पास 1/2 प्लस पी, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी डेट इज 3/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1/2। तो यहां से ये इधर चला जाएगा 1/2 पी बनेगा, 3/5 माइनस 1/2, ये नीचे 10 आ जाएगा, और ये 6 और यहाँ पे 5/10, और p का मान क्या आ जाएगा 1/5। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अलग हो सकता है, इंडिपेंडेंट में अलग हो सकता है, दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, द odds अगेंस्ट एन इवेंट इज 4/5 एंड द odds इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट इज 3/7। If both the events are independent, then the probability that at least one of the event will happen। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, दो इवेंट है, odds against the favor of an event is 4/5, तो प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट क्या हो जाएगी मेरे पास इवेंट की, आप कहेंगे सर 4 है और यहाँ पे 4 + 5 9। जो दूसरा इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है फेवर में, odds अगेंस्ट odds इन फेवर है 3/10, तो प्रोबेबिलिटी इन फेवर क्या हो, 3/7 है तो 3/10 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इन फेवर। ठीक, कहता है कि दोनों में से एटलीस्ट एक इवेंट हो जाए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो हमें ये चीज समझ में आती है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि या तो इवेंट ए हो जाए या इवेंट बी हो जाए या फिर दोनों के दोनों हो जाए, तो ये रीजन। तो टोटल में से जो 1 में से मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से ना ए हो ना बी, ये वाला पोर्शन अगर मैं घटा दूं तो डिजायर्ड आंसर मिल जाता है। तो मैंने कहा कि मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आप कहेंगे सर 1 माइनस ए ना होने की प्रोबेबिलिटी है 4/9, क्योंकि दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो उस केस में बी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो ना होने की 7/10 होगी। सोल्व करूंगा यहाँ पे तो 5 और ये 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 45, 1 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 45, ये कितना आ जाएगा 31/35। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलें आगे, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। कहता है 3 कैंडिडेट हैं जिन्हें एक क्वेश्चन सोल्व करना है, odds in favor of the correct answers are 5/2, 4/3 एंड 3/4। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली, कम से कम 2 उनमें से क्वेश्चन को सही से सोल्व कर लें। तो आप कहेंगे सर odds इन फेवर दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी पहले की निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ये 5/2 है तो 5 + 2 डेट इज 7। प्रोबेबिलिटी बी की कितनी हो जाएगी 4 + 3 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 + 4 डेट इज 7, क्योंकि फेवर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, odds इन फेवर दे रखा है। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी बता दो, कम से कम क्या करें, 2 लोग क्वेश्चन को सही करें। अब देखो क्या केसेस बन सकते हैं, आप कहेंगे यार या तो 2 सही करें एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 2 करेक्ट कर लें, या फिर ऑल 3 करेक्ट कर लें। इसी का ही तो मतलब होता है क्या, एटलीस्ट 2 करेक्ट।
ध्यान से करने वाला सवाल है, करवा रखे इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो या तो एग्जैक्ट 2 करेक्ट करें या फिर उन तीनों करेक्ट कर ले। तो इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम 2 तो सही कर ही रहे हैं। 2 करेक्ट करने का मतलब क्या है कि 2 बिल्कुल सही करेंगे, 1 गलत करेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 2 सही, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ए किस तरीके से सोल्व करता है, बी किस तरीके से, सी किस तरीके, तीनों का दिमाग अलग है, तीनों के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह काम करेगा। अगर मैं कहूं ए और बी सही कर ले और सी गलत करवा दो, फिर मैं कह सकता हूं कि यार ए को गलत करवा दो, बी और सी सही कर ले। फिर मैं कहता हूं कि यार ए और सी सही कर ले, बी को गलत करा दो। तो एक बार की में 2 सही, ये 3 केसेस बनेंगे मेरे पास। और तीनों सही कर ले तो मतलब ए बी सी, ये मेरे पास तीनों सही कर ले, तो ये केस बनेगा। अब ए और बी सही करें तो 5/7 है इनकी प्रोबेबिलिटी, बी की है 4/7, और सी गलत कर ले 3/7, सही की है तो गलत की 4/7 होगी। डन। अब डिनोमिनेटर में तीनों के 7 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा, यहाँ पे भी 7 का क्यूब, यहाँ पे भी 7 का क्यूब। तो मैं काम कर सकता हूँ, चलो अभी तो लिख देता हूँ, वरना आप लोग 7 के क्यूब को कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, हमें पता चल जाएगा कि यार 343 आएगा। ठीक, बाकी वो किसी से कटे ना कटे वो बाद में पता चलता है। ए ना हो सही कर, ए सही ना करे, 5/7 है तो बचेगा 2/7। बी और सी सही कर लें 4/7 और 3/7। उसके बाद ए सही करे 5/7, बी सही ना करे 3/7 और सी सही करे 3/7। ये हो गया। प्लस में तीनों सही कर दें, 5/7 इंटू में 4/7 इंटू में मेरे पास 3/7। तो 7 तीन सब जगह 3 बार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस है, तो 7 क्यूब मतलब 343 तो आ गया कॉमन। अब ये कैलकुलेशन चाहो तो मन मन में कर लो, 5 चौक 20 और इंटू में 4 80, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45 और एक प्लस ये भी आएगा, 5 4 जा 20 और 6 20 इंटू में 3 60। क्या आंसर बना मेरा? 80 60 140 185 209। एक दूसरा तरीका भी था इसे सोल्व करने का, आप कहते हैं सर कोई भी सही ना करे या फिर एटलीस्ट सिर्फ एक सही करे, वो घटा दो 1 में से, तब भी आंसर आ जाता। अब एक सवाल देखो ये आ गया, मिक्स करके डिमॉर्गन्स मतलब नॉर्मल डिमॉर्गन्स लॉ को मिक्स करके और नॉर्मल को। कहता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इसके बराबर पी बी, पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 1/4, तो इवेंट्स इन फेवर ऑफ ए बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बताना है। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी नॉट ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 - 3/4 डेट इज 1/4। पी बी भी मुझे दिख रहा है कितना है, 1/3 है। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, तो मतलब पी ए यूनियन बी नॉट क्या हो जाएगा, ये बराबर 1/4 के हो जाएगा। और इसमें अगर ए यूनियन बी निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे हम, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आ जाएगा मेरे पास 3/4। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मुझे ए निकालना है तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस दिस, ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, 3/4 प्लस 1/4, ये आ गया 1, ये है मेरे पास 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 1 - 1/3। अच्छा हमें ये भी पता है कि 1 माइनस समथिंग क्या होगा, ये पी ए नोट होगा, यही होगा या नहीं होगा, होगा। और यहां से पी ए निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3, ये 1/3 और आंसर क्या आ गया 2। सारी चीजों को बस आपको लिंक करना है, जो भी चीजें पढ़ाई गई है, क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल मेरे पास, एक क्वेश्चन और सीजीएल 2023 मेंस में पूछा गया था, वो क्वेश्चन कहां गया?
चलिए, चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, बस एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं। मेरे पास क्या है, अगर मुझे बताना हो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और वो होता है पी एन ए इंटीग्रेशन बी डिवाइडेड बाय एन बी। अब ये किस तरीके से आता है, इसे इस तरीके से समझिए कि मेरे पास ए इवेंट होने का केस ये है और बी इवेंट होने का केस ये है ना। तो अगर मेरा बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ऑलरेडी बस हम इस जोन में खेल रहे हैं, तो ये चीज तो ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है हमारी। अब ये हो गया है तो इसके अंदर से इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटीग्रेशन बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट है, तो मैं कहूंगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन बी डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, बी है। यही होगा या नहीं होगा, एन ए इंटीग्रेशन बी डिवाइडेड बाय एन बी, ये केस बनेगा मेरे पास। और प्रोबेबिलिटी में भी लिखना चाहो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटीग्रेशन बी रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। यह चीज यहां पे दे रखी है, अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। आप चाहें तो मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं, जो हमारा डाइस वाला चल रहा था। अगर मैं कहूं कि इवेंट बी मेरा हो चुका है और हमें बताना है कि इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवेंट बी होने का मतलब क्या है कि मैंने पासे को फेंका और 2, 3 और 5 में से आए, मुझे बता दिया गया कि मेरे पास जो आउटकम आए हैं वो 2, 3, 5 में से हैं। आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इवेंट ए भी हो गया हो। तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5 में से इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 और 5 दो वैल्यूज हैं, और हमारे पास कितने केसेस हैं, 3 केसेस हैं, तो यही आएगी प्रोबेबिलिटी। यही आएगी या नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। तो वही चीज हमने कहा कि अगर मैं इसे डायरेक्ट करता इसके फॉर्म में या प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, तो मुझे कहा कि इवेंट बी हो चुका है, आपको बताना है इवेंट, अगर इवेंट बी हो गया तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी बता दो डायरेक्ट क्या होगी। 3 टर्म्स है मेरे पास, टोटल 6 केसेस बनते, तो 3/6 ये इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या है, 2 वैल्यूज हैं, टोटल कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं, 6 से 6 तो कट ही जाएगा, तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो डायरेक्टली क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बी। बात तो वही है। चलें क्या आगे अब हम, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो क्या होगा, पी ए बाय एफ पी बी बाय एफ माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। बात वही है, यहां पे आप इसे इवेंट ए मान सकते हैं, इसे इवेंट बी मान सकते हैं, और आप कह सकते हैं सर इसे मैं मान लेता हूं इवेंट एफ। हमसे कहा गया कि यार इवेंट एफ क्या हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी। अच्छा, अगर ये इवेंट ए एफ हो चुका है तो मतलब कौन सा केस बचा मेरे पास, सिर्फ ये वाला केस बचा, जिसमें मेरे पास या तो ए हो या बी हो, ये वाला केस बचा और ये वाला केस बचा। ये केस मुझे निकालना है, तो आप ये इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, आप इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके ये वाली चीज अपनी बता सकते हैं। तो इवेंट ए बाई एफ किसे रिप्रेजेंट करेगा, अगर मुझे यहां पे क्या चाहिए, एक्चुअल जो रिजल्ट चाहिए, मैं एक बार आपको टर्म्स की फॉर्म में लिख देता हूं। अगर मैंने इसे नाम दिया से x, इसे नाम दिया y और इसे नाम दिया z, और इसे मैंने कहा कि चलो ये है मेरे पास m, ठीक है। तो इवेंट f हो चुका है, तो m x y z आ चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बताना है डिवाइडेड बाय f, तो ये आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m आना चाहिए। ये मेरा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी के केस में। आप इसे इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, या फिर नीचे आप f को लिखना चाहें तो एडिटिव f रख लो यहाँ पे, जो f क्या है इसे ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब
पी ए व्हेन एफ हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो वो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर एन ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन। और ए और एफ का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स प्लस वाई आएगा। बी के केस में लूंगा तो वाई प्लस जेड आएगा, और यहाँ पे कॉमन है कि मेरे पास क्या आएगा, वाई बाय एफ। तो आप देखेंगे यहां से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एफ। एक ही बात है वो, ठीक है, सेम चीज है, किसी भी तरीके से आप नॉर्मल फॉर्मूले वाला यूज कर सकते हैं। अब ये रिजल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। पी ए नॉट डिवाइड बाय बी, मतलब जब इवेंट बी हो चुका है तो ए नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये होगी 1 माइनस पी ए बाई डी। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने लगा दिया, नीचे वाले पार्ट को आपको छेड़ना नहीं है। आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप क्या करिए, ऊपर वाले पार्ट को अलग सोल्व कर दिए और सबके जगह ये एफ नीचे रख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे ये पी ए डैश क्या होता है मेरे पास, ये होता है 1 माइनस पी ए। तो अगर मैं पी ए डैश बाई एफ करूंगा, मतलब ये वाला सिंबल और एफ, तो ये क्या होगा 1 माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय, बात वही है। चलूं क्या आगे, इसे समझाने के लिए आप फिर से देख सकते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, ये पूरा का पूरा क्या है, मान लो ये इवेंट है बी, यहां पे बी रख दो, चलो ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास, ठीक है। इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, अगर ये वाला इवेंट हो गया है तो उस केस में ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दिखाएगा, और ए ना होने की प्रोबेबिलिटी ये वाला रीजन बताएगा। तो ये वाले रीजन को अगर 1 में से घटा दूं तो मुझे ये वाला रीजन मिल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने ये 2-3 चीजें आपको बताई, ये याद रख लेना। अब जैसे क्वेश्चन बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये 7/13 है, इवेंट बी 9/13 है, ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 4/13, तो पी ए बताना है अगर इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम कैसे करेंगे इसका, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहेंगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी वी व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है मेरे पास, 9/13 है, ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है 4/13। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आ गया 4/9। क्लियर है सभी लोगों को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 11/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन एफ इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स, फिर बार फिर ये है हमारे पास एफ, मतलब अगर इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ए यूनियन बी की क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियरिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। देखो सबसे पहले तो मुझे अगर ये निकालना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा किसके साथ, एफ के साथ। और जब हमारा इवेंट क्या हो चुका है, एफ हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, और ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है, यही मतलब है इस चीज का। तो ध्यान से एक एक करके हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी कहां से मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू, यहां तक क्वेश्चन है मेरा, मैंने गलती से सेम पेन यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा 7/13 प्लस 9/13 माइनस में मेरे पास 4/13, तो 16 12/13, ये आ गया 12/13। तो ये निकल गया। अब इस वाले पार्ट को, अब ए यूनियन बी वाले पार्ट को इसका इंटरसेक्शन एफ से बताना है, तो फिलहाल मैं क्या इसे एक्स मान सकता हूं,
x मान सकता हूं। तो मुझे रिजल्ट क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन f व्हेन इवेंट f हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मुझे x इंटरसेक्शन f बताना, p x पता है मुझे, p f भी पता है मुझे, और p ये x यूनियन f भी पता है मुझे। तो यहां से हम क्या करेंगे, p x इंटरसेक्शन f क्या होगा, p x डेट इज 12/13 प्लस में पी एफ डेट इज 11/13 माइनस पी एक्स यूनियन एफ डेट इज 1, यही आएगा मेरे पास। और ये 12 प्लस 11 डेट इज 23 माइनस 13 करूंगा तो ये बचेगा 10/13। तो पी एक्स इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, 10/13, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, 11/13। आंसर क्या हो गया, 10/11। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ चुका है। तो अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल बनेगा तो एग्जामिनर इतना ही खेल सकता है, डबल क्वेश्चन बना के उन्हें मिक्स करके। बाकी आप सभी लोग अब जो भी सवाल इससे बने आप मुझे हिसाब से आराम से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बीच रख करा चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस पर बेस्ड हमने कुछ सवाल भी करे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने आज की क्लास में बताए आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भी चीज आपकी छूटे ना। साथ ही साथ बेस थ्योरम पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुका हूं तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको एक सेपरेट क्लास में, तो वो भी आपको आता है। बाकी ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। खाली मैथ्स पढ़ना है आपको प्री प्लस मेंस के लिए, तो 999 में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 1299 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा आरबी एप्लीकेशन पे। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर किया जाएगा। प्री फाउंडेशन कोर्स अलग अवेलेबल है, फिर टियर 2 के लिए प्रैक्टिस सेशंस अलग अवेलेबल हैं। एसएससी के सभी एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यू पीडीएफ मिल जाएगी, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की चैप्टर वाइज। ठीक है, अलग से बहुत सारे टेस्ट हमने बनाए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी पूरे तरीके से हो जाएगी। और आपको सेशन पसंद आए तो बाकी लोगों में भी जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।